हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड बायोलॉजी की सीरीज़ में मैंने पिछली क्लास में आपको बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने बेसिकली लंग्स के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन होता क्या है उनको पढ़ा, रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं नॉर्मली, मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ चीजें मैंने पिछली क्लास में आपसे बात की है। रेस्पिरेशन में मैंने आपको ये बताया कि ऑर्गेनिज्म और उसका रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है। जैसे ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सेंटर क्या है, लंग्स। हम लंग्स के माध्यम से गैस का एक्सचेंज करते हैं, O2 का, मेनली CO2 का भी करते हैं, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन का मेन बात करते हैं। तो ये हो गया बेसिक लंग्स के बारे में। उसी तरीके से हम लोगों ने अलग अलग जीवों के बारे में, एम्फीबियंस में कहाँ होता है, फ्रॉग में कहाँ होता है, लैंड एनिमल्स में कहाँ होते हैं, इंसेक्ट में ट्रैकिया ट्रैकियल ट्यूब होती हैं। तो रेस्पिरेटरी सेंटर हर जीव के बारे में मैंने बात किया। और मैंने ये भी बताया कि जो प्रोटोजोआ होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल अमीबा ले लीजिए, तो उनका जो मेन रेस्पिरेशन है, उनका जो मेन गैस का एक्सचेंज है, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, आपको पता है मैंने। उसके बाद अगर हेलमिन्थ्स के बात करें, स्पॉन्जेस के बात करें, स्पॉन्जेस हम लोग पढ़ेंगे आगे एलिमेंट किंगडम में। हेलमिन्थ्स जिसमें वॉर्म्स आते हैं, जैसे आई वॉर्म होता है, लोआ लोआ, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी, नहीं सुना है तो हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेलमिन्थ्स की बात करूँ, स्पॉन्जेस की बात करूँ, यहाँ पे नॉर्मली बॉडी सरफेस से गैस का एक्सचेंज होता है, इनके बॉडी सरफेस से ही गैस का एक्सचेंज हो रहा है। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। जो लोग नए हैं लेक्चर देख लीजिए, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था ब्लड के बारे में। तो इसका मैंने डिवीजन आपको बताया कि हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, और इसको दो भाग में हम लोग डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में आपका ब्लड, ब्लड वेजल्स एंड हार्ट आएगा, हृदय। और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फ एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स आएंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। उसमें से मैंने आपको ब्लड से शुरुआत की है पिछले क्लास में, और ब्लड की बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब मैंने बताया था कि कनेक्टिव मतलब कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट टिश्यूज को ये कनेक्ट कर रहा है, बॉडी के हर पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं, कनेक्टिव बोल रहे हैं। टिश्यू मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन, कॉमन ओरिजिन के होते हैं एंड परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन, उसको टिश्यू बोलते हैं। मैंने ये भी पिछली क्लास में आपको समझा दिया है। और फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा वगैरह आपने नाम सुना होगा, ब्लड में प्लाज्मा होता है, तो एक प्रकार का फ्लूइड ही है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर लिया है, जो कि आपको लेक्चर देख के ये सारी चीजों को समझ लेनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, ठीक है ना। तो ये हो गया आज की बात, और आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग क्या बात कर सकते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड ध्यान रखेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और कभी कभी वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव, कनेक्ट करना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जोड़ती है ये, दैट इज नोन एज कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जोड़ती है। अब जानते हैं ब्लड पूरे बॉडी में मूव करती है, तो बॉडी के हर पार्ट्स को, चाहे वो पैर से लेके सिर तक, हर बॉडी पार्ट्स को, हर बॉडी टिश्यूज को वो जोड़ रही हैं, और अपने थ्रू वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है, मेटाबोलाइट्स को कैरी करती हैं, एंटीबॉडीज को कैरी करती है। ये ब्लड का फंक्शन है। तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव। और ये टिश्यू भी एक प्रकार का। और ब्लड, मैं आपको बताऊं ब्लड के बारे में, ब्लड इज ए सॉफ्टेस्ट टिश्यू। ब्लड एक सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ब्लड इज ए सॉफ्टेस्ट टिश्यू, और बोन इज ए हार्डेस्ट टिश्यू। बोन हार्डेस्ट टिश्यू है, बोन इज ए हार्डेस्ट टिश्यू, ये ध्यान रखेंगे, बोन एक हार्डेस्ट टिश्यू है, और ब्लड इज ए सॉफ्टेस्ट टिश्यू। तो सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू आपका बॉडी में क्या है, सॉफ्टेस्ट टिश्यू बॉडी में क्या है, सबसे मुलायम, सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन बॉडी क्या होगा, आपका ब्लड है, ठीक है ना। तो ये टिश्यू तो है बट सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, सबसे मुलायम है। और हार्डेस्ट टिश्यू की बात करें, हार्डेस्ट हो जाएगा आपका बोन, हड्डी।
सबसे वो कठोरतम टिश्यू है, उत्तक है। ये आप नोट कर लेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ओके, बट ब्लड इज ए सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन बॉडी। अब मैंने आपको बताया था कि ब्लड को डिवाइड करते हैं तो ब्लड को प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पसल्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। प्लाज्मा वगैरह मैंने पूरा पढ़ा दिया है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पसल्स में हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की बात करते हैं। इसकी बेसिक मैंने आपको पूरा बता दिया है बेसिक लेवल पे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक कंपोनेंट को पढ़ते हैं। पहला आरबीसी पढ़ेंगे ब्लड कॉर्पसल्स में या फॉर्म्ड एलिमेंट में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड का एक पार्ट होता है या उसी को ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं। उसमें हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट पढ़ते हैं। आज हम लोग आरबीसी पढ़ेंगे और आरबीसी के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। तो आरबीसी, हेडिंग इज आरबीसी। अच्छा, आरबीसी को क्या बोला जाए, सेल बोला जाए कि कॉर्पसल्स बोला जाए? मैंने बताया था आरबीसी सेल एक्चुअली नहीं होती है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आरबीसी में बेसिक सेल वाले फीचर नहीं पाए जाते हैं, टिपिकल सेल वाले फीचर नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आरबीसी के अंदर मेनी ऑर्गेनल्स, बहुत सारे ऑर्गेनल्स, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, सेंट्रियोल्स नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। ये सारी चीज़ें नहीं है तो बेसिक सेल के फीचर तो है ही नहीं, तो इसको सेल बोलना सही नहीं होगा, कॉर्पसल्स बोला जाता है। इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स इसका फुल फॉर्म होगा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स इसका फुल फॉर्म होगा। ये हो गया बात। तो आरबीसी इज ए कॉर्पसल्स। अच्छा, आरबीसी में अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है या आरबीसी में इतने ऑर्गेनल नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनल नहीं है, इसीलिए हम इसको सेल नहीं बोल के कॉर्पसल्स बोल रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका ये फायदा होगा कि आरबीसी के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली मिलेगा, तो आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हेमोग्लोबिन एकोमोडेट हो सकता है। जितना ज़्यादा हेमोग्लोबिन होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज को, ऑर्गन को मिलेंगे। तो ये एक फायदा हो गया कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर आरबीसी खाली रहता है तो हेमोग्लोबिन उसमें ज़्यादा भर सकते हैं। दूसरा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या फायदा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता तो वो ऑक्सीजन खुद कंज्यूम कर लेता। एरोबिक रेस्पिरेशन पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो वो खुद ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता, तो वो लेके क्या जाता? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया हटाया गया, क्योंकि इसको मेनली डिजाइन किया गया आरबीसी को कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे। तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें से हटा देंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जब हट जाएगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, तो वो सीधा सीधा ऑक्सीजन का यूज नहीं करेगा और वो पूरा ऑक्सीजन को कैरी करेगा, डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाएगा, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाएगा। तो ऑक्सीजन की खपत भी नहीं होगी, ऑक्सीजन को कंज्यूम भी नहीं करेगा आरबीसी, अगर उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो और ऑक्सीजन पूरा सेल्स के पास जाएंगे, जहां ऑक्सीजन की मेनी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट है अलग अलग टिश्यूज के पास। तो ऑक्सीजन के लिए भी ये काम का है कि ऑक्सीजन अच्छे तरीके से सेल्स तक पहुंचेंगे। ये खुद ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करेगा क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ये एक फायदा है। तो ये सारी चीजें फायदा है कॉर्पसल्स होने का, मतलब उसके अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनल ना होने का। तो ये बेसिक आप ध्यान रखेंगे। आगे लिखते हैं, साइज एंड शेप ऑफ, क्या है इसका? साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। क्या है साइज इसकी, क्या है शेप, क्या है? साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी की बात करें तो साइज एंड शेप इसकी बात करें इस बाइकॉन्केव है, बाइकॉन्केव और ई न्यूक्लिएटेड है। एंड ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस है नहीं, अभी मैंने बताया, उसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो बाइकॉन्केव का मतलब क्या है? बाइकॉन्केव का मतलब कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा बाई कॉन्केव है, दोनों साइड से देखो, बाई मतलब दोनों साइड से कॉन्केव है। और इसकी चौड़ाई की बात करें, ये वाला, ये है 1.9 माइक्रोमीटर की चौड़ाई। और ये जो लंबाई की बात करेंगे तो ये लंबाई है 7.8 माइक्रोमीटर। ये बाई कॉन्केव है आपका, क्या ये?
ठीक है। तो बाइकॉन्केव शेप होने के कारण इससे क्या होगा, बाइकॉन्केव से ये इसके अंदर में अच्छे तरीके से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन अच्छे तरीके से गैस का एक्सचेंज होगा, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगी, बाइकॉन्केव होने से सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगी, तो ऑक्सीजन इसके अंदर में इजीली आएगा और हेमोग्लोबिन से बाइंड करेगा और आगे टिश्यू की ओर जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है, इसलिए इस शेप का फायदा है आरबीसी के अंदर, सरफेस एरिया बढ़ जाती है तो गैस एक्सचेंज अच्छे से होगा इसके अंदर में। ये हो गया। अब इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ कितना होता है, लाइफ 120 डेज होते हैं, मंथ में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 120 दिन का लाइफ होता है। और इसका नंबर बात करें कितनी संख्या में होती है ये नंबर, तो नंबर इसका 50 से 55 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, मिलीमीटर क्यूब, क्यूबिक मिलीमीटर में इतना होता है 50 से 55 लाख। इसको मिलियंस में बोलेंगे तो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आपको पता होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक आरबीसी में बात करें तो कितने हेमोग्लोबिन होते हैं, एक आरबीसी, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन भरा गया है ना, क्योंकि वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करेगा डिफरेंट टिश्यूज तक, ऊतकों के पास लेके जाएगा ऑक्सीजन को। तो नंबर ऑफ हेमोग्लोबिन कितना होगा आरबीसी के अंदर, तो एक आरबीसी के अंदर मैं बताऊं, एक आरबीसी के अंदर, एक आरबीसी में कितना हेमोग्लोबिन हो सकता है, करोड़ में बात करता हूं मैं, लगभग 28 से 30 करोड़ हेमोग्लोबिन होगा। 28 से 30 करोड़ हेमोग्लोबिन आपको एक आरबीसी में मिलेगा। ठीक है, और एक हेमोग्लोबिन को उठाओ, एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, जुड़ता है 4 ऑक्सीजन के साथ। तो ऑन एन एवरेज आप 28 से 30 के बीच में एवरेज ले लो 25 करोड़ हेमोग्लोबिन, आप इतना एवरेज लेके कैलकुलेट करो। तो 25 करोड़ हेमोग्लोबिन अगर आपके पास है, एवरेज ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, 25 करोड़, एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, 25 करोड़ होगा तो 25 चौका 100, यानी कि 100 करोड़ ऑक्सीजन को ये लेके चल रहा है, घूम रहा है। एक आरबीसी में 100 करोड़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, एक इतना, तो 25 करोड़ एवरेज ले लो, तो 100 करोड़ ऑक्सीजन को एक आरबीसी लेके आगे जा रहा है। इतना उसके अंदर में हेमोग्लोबिन है और वो इतना ये कर रहे हैं। इसको नोट कीजिए, नोट इट डाउन। तो एक आरबीसी में 28 से 30 करोड़ हेमोग्लोबिन, एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, एवरेज ले ले 25 करोड़ का, तो कितना हो जाएगा, लगभग 100 करोड़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके वो आगे जा रहा है। आगे देखेंगे, आगे इसमें यह है कि हेमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं, क्या है, हल्का सा सिंपल स्ट्रक्चर। हेमोग्लोबिन में हेम पार्ट है प्लस ग्लोबिन पार्ट है, दो से मिलकर बना हुआ है। हेम पार्ट आयरन कंटेनिंग पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट इज ए प्रोटीन पार्ट। ग्लोबिन को मैं जी से दिखाता हूं और हेम पार्ट में आयरन होता है, तो मैं आयरन चारों तरफ आपको दिखा देता हूं। आयरन, हेम पार्ट में आयरन होता है, आयरन कंटेनिंग पार्ट है ये। तो ये हेमोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ग्लोबिन पार्ट बीच में, ये प्रोटीन का पार्ट है और आयरन चारों तरफ से। हेम में आयरन होता है तो मैंने आयरन दिखा दिया, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ह्यूमन हेमोग्लोबिन, मानव के हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, नोट करेंगे, थोड़ा केमिस्ट्री वाला पॉइंट हो गया यहां पे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ह्यूमन हेमोग्लोबिन, ह्यूमन का, हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो 66,500 डाल्टन, 66,500 डाल्टन होता है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। और हेमोग्लोबिन इट इज ए प्रोटीन, एक प्रकार का ये प्रोटीन है, प्रोटीन पार्ट है इसके अंदर, एक प्रकार का ये प्रोटीन है। और प्रोटीन बनते एमिनो एसिड से हैं। तो ये कितने एमिनो एसिड से बना होगा हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन 574 एमिनो एसिड से बना होता है, 574 एमिनो एसिड। तो इट इज ए प्रोटीन मेड अप ऑफ, इट इज ए प्रोटीन, ये एक प्रकार का प्रोटीन है हेमोग्लोबिन, मेड अप ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड से बनते हैं। कितने एमिनो एसिड, 574 एमिनो एसिड्स, अमीनो अम्ल, इतने से बना हुआ है ये। और मॉलिक्यूलर वेट इतना है, डाल्टन में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। डाल्टन अभी नहीं पता होगा, हम लोग आगे बात करेंगे केमिस्ट्री की बात। डाल्टन की नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, डाल्टन मॉडल याद कीजिए, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये बेसिक है। अब आरबीसी जो बनता है वो कहां बनता है, कैसे बनता है, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अभी सुनते जाइए, लिखते जाइए। तो ये हो गया बेसिक चीजें, आगे लिखते हैं, लिख लिया।
अब मैं बात करता हूं पहले कि आरबीसी बनने की प्रोसेस क्या होती है। उस प्रोसेस का नाम क्या है? आरबीसी जो बनने की प्रोसेस है। आरबीसी कहां बनता है नॉर्मली? अगर अभी एडल्ट में बात करेंगे कि आरबीसी कहां बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। एडल्ट में, एक एडल्ट वयस्क व्यक्ति में आरबीसी बोन मैरो में बनता है। अस्थि मज्जा बोलते हैं ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिस प्रोसेस से आरबीसी बनता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को बोलते हैं इराइथ्रोपोएसिस। इराइथ्रोपोएसिस ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आरबीसी बनता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ये कहां हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है। इसकी प्रोसेस आपके एग्जाम में नहीं है, नहीं तो मैं समझा देता ये कैसे है। ठीक है ना? इराइथ्रोपोएसिस जिससे आरबीसी का निर्माण हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? और कभी आरबीसी पूछे कि आरबीसी के बारे में पूछे, आरबीसी एक सेल है, तो बोलना सेल तो नहीं है। एग्जैक्टली बात करें तो कॉर्पसल्स है। क्यों है मैंने बता दिया। तो पूछेगा कि आरबीसी रेस्पायर कैसे करता है, आरबीसी के अंदर एनर्जी कैसे मिलती है, तो आप बताओगे यार आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो यहां पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन या एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है और तब आरबीसी को एनर्जी मिलती है। तो आरबीसी को एनर्जी मिलती है कैसे? एन एरोबिक रेस्पिरेशन या एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म के द्वारा, क्योंकि यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं। ये आपको पता रखना चाहिए। ठीक है ना? इराइथ्रोपोएसिस। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब कुछ ऑर्गन होते हैं जो आरबीसी बना सकते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स को बना सकते हैं। इस प्रकार के ऑर्गन को हेमोपोएटिक ऑर्गन बोला जाता है। ऑर्गन की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रोसेस था हेमोपोएटिक ऑर्गन। अंग की बात कर रहा हूं मैं। हेमोपोएटिक ऑर्गन ये वो ऑर्गन होते हैं विच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। ये क्या है? हेल्प्स करते हैं। ये वो ऑर्गन होते हैं जो हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन सिंथेसिस, संश्लेषण करने में, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ व्हाट? ब्लड कॉर्पसल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उन्हीं को बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। कल मैंने बात की थी पिछली क्लास में। इसको बनाने में ये सहायता करते हैं ये अंग। तो ये अंग है कौन कौन? ये अंग होते हैं लीवर भी, लीवर में भी ये प्रोसेस होती है, बोन मैरो में भी होती है और स्प्लीन में भी होती है। ध्यान रखेंगे, लीवर में होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, और स्प्लीन, प्लीहा बोलते हैं ना। तीनों जगह, ये तीनों अंग में ब्लड कॉर्पसल्स का फॉर्मेशन होता है। तीनों अंग में, ये ध्यान रखेंगे, तीनों। आप कुछ लोग कह रहे होंगे स्प्लीन में तो ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है। ग्रेव यार्ड भी है स्प्लीन, और यहां पे बनता भी है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? लीवर में भी होता है, तीनों में होता है। तो ये अभी इसके क्लियर और कर दूंगा मैं, अभी इतना ध्यान रखेंगे। तो ये वो अंग है जहां पे ब्लड कॉर्पसल्स का फॉर्मेशन होता है। किस प्रोसेस से बनते हैं ब्लड कॉर्पसल्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अगर आरबीसी की बात करेंगे तो इराइथ्रोपोएसिस। इराइथ्रोपोएसिस वो प्रोसेस है जिससे आरबीसी बनेगा, और ये वो ऑर्गन है जिससे ब्लड कॉर्पसल्स बनेंगे, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो। ब्लड कॉर्पसल्स का मतलब सारे हो गए। यहां पे सारे बनते हैं। इन सारे ऑर्गन में, तीनों में आरबीसी भी बनता है, डब्ल्यूबीसी भी बनता है, प्लेटलेट्स भी बनते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स मैंने बताया था कल। ठीक है ना? इसको नोट कर लेंगे। अब मैं बताता हूं स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन है क्या? इसको ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। अब आप कहेंगे ग्रेव यार्ड मतलब कब्रिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां ये बनते हैं, जहां जहां ये बनते हैं वहीं वहीं ये डिस्ट्रॉय भी होते हैं। जहां जहां ये बनते हैं वहीं वहीं ये डिस्ट्रॉय भी होते हैं, ये सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की जो बात कर रहा हूं मैं। लेकिन लार्ज अमाउंट में स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। लार्ज अमाउंट में यहां डिस्ट्रॉय होते हैं इसीलिए। ठीक है ना? और इसी आरबीसी को हम लोग, स्प्लीन को एक नाम से और जानते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है स्प्लीन को। ध्यान रखेंगे, ब्लड बैंक ऑफ योर बॉडी, आपके बॉडी का ब्लड बैंक है ये। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पे आरबीसी वगैरह बन भी रहा है, लेकिन डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, लार्ज अमाउंट में हो रहा है, इसलिए इसको ग्रेव यार्ड बोल दिया। तो तीनों जगह बनता भी है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह, और वहीं पे डिस्ट्रॉय भी होते हैं। बस अंतर इतना है कि स्प्लीन में थोड़ा ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय होते हैं, ग्रेव यार्ड का नाम दे दिया गया, कब्रिस्तान आरबीसी का। ये नोट कर लेंगे। ठीक है ना? और शेप क्या है आरबीसी का? शेप क्या है? बाई कॉनकेव।
बाइकॉन्केव शेप है। इस शेप का फायदा क्या होगा? बाइकॉन्केव शेप का फायदा ये है, इसके कारण सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाएगी गैस के एक्सचेंज करने के लिए। ये इसका फायदा है इस शेप का, बाइकॉन्केव होने का। आरबीसी के शेप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये नोट करके ध्यान से रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आती है कि आरबीसी में, एक आरबीसी में कितना हेमोग्लोबिन होता है? परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। आरबीसी में बहुत सारी चीज पाए जाते हैं, हेमोग्लोबिन उसमें है, बट और भी चीजें पाई जाती हैं। मैं सिर्फ हेमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं कि आरबीसी के अंदर कितना प्रतिशत हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो लिख लेंगे 33%, 33% एक आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो बाकी का और भी चीजें होते हैं, है ना, और भी चीजें हैं, बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और भी चीजें पाई जाती हैं। तो वो आप ध्यान रखेंगे कि 33% आपका होता है। 33% हेमोग्लोबिन आपको एक आरबीसी में मिलेगा, इतना प्रतिशत हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पूरे एनिमल किंगडम में बात करते हैं आरबीसी को कि क्या हाल है। इन द एंटायर एनिमल किंगडम मैमल्स हैव स्मॉलेस्ट आरबीसी। स्तनधारी में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। पूरे जंतु जगत में सबसे छोटा आरबीसी मैमल्स के अंदर होता है। तो मैमल्स हैव स्मॉलेस्ट आरबीसी। पूरे एंटायर एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूं, एंटायर एनिमल किंगडम, पूरे जंतु जगत में ले लो, सबसे छोटा आरबीसी मैमल में मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटा मैमल में मिलेगा, ओके, बट मैमल के अंदर जाओ और मैमल्स में पूछो कि मैमल्स में सबसे बड़ा आरबीसी कहां है। मैमल्स में सबसे बड़ा आरबीसी, तो एमंग मैमल एलिफेंट हैज लार्जेस्ट आरबीसी। एलिफेंट के पास हैज लार्जेस्ट आरबीसी। मैमल्स में सबसे बड़ा आरबीसी कहां है? एलिफेंट के पास। एंड मस्क डियर, कस्तूरी हिरन जो होती है, मस्क डियर हैज स्मॉलेस्ट आरबीसी। ये मैमल के अंदर मैं बात कर रहा हूं, दोनों मैमल है ना, एलिफेंट और मस्क डियर। तो पूरे एनिमल किंगडम में तो मैमल का सबसे छोटा आरबीसी है, लेकिन मैमल्स के अंदर सबसे बड़ा है एलिफेंट की और सबसे छोटा है मस्क डियर, कस्तूरी हिरन। नाम सुना होगा कस्तूरी हिरन के बारे में, ठीक है ना। ये सबसे छोटा होता है। उसके बाद इन द एंटायर एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम में बात कर लो, सबसे छोटा तो आपका है मैमल्स के अंदर आरबीसी, लेकिन इन द एंटायर एनिमल किंगडम लार्जेस्ट आरबीसी कहां मिलते हैं? सबसे बड़े एम्फीबियंस में मिलते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। एम्फीबियंस में क्या है? लार्जेस्ट आरबीसी मिलता है इंटायर एनिमल किंगडम में, लार्जेस्ट आरबीसी। इन द इंटायर एनिमल किंगडम एम्फीबियंस हैव लार्जेस्ट आरबीसी। एग्जांपल के तौर पे एम्फीबियंस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एम्फीबियंस में सैलेमेंडर्स हैं, प्रोटियस है, एम्फ्यूमा है, ये सारे एम्फीबियंस है। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा आरबीसी एम्फीबियन में होता है, और पूरे एनिमल किंगडम में सबसे छोटा मैमल्स में। मैमल्स में सबसे बड़ा एलिफेंट में, मैमल्स में सबसे छोटा कस्तूरी हिरन, मस्क डियर में। नोट कर लेंगे, नोट कर लिया। यहीं पे एक चीज और बता देता हूं, इन द एंटायर एनिमल किंगडम, मैंने बताया भी था एक बार पहले आपसे, इन द एंटायर एनिमल किंगडम रिचेस्ट ब्लड फाउंड इन बर्ड्स। बर्ड्स, पक्षियों के अंदर रिचेस्ट ब्लड पाया जाता है, रिचेस्ट। तो रिचेस्ट ब्लड पूरे एनिमल किंगडम में कहां पाया जाता है? बर्ड्स के अंदर। मतलब क्या? रिचेस्ट ब्लड का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी पर यूनिट ऑफ ब्लड या पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी पर यूनिट ऑफ ब्लड यहां पे होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी, एक यूनिट ऑफ ब्लड को लोगे तो मैक्सिमम नंबर आरबीसी कहां मिलेगा? पक्षियों के अंदर मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर बोल सकते हैं, पर क्यूबिक मिलीमीटर, या पर यूनिट ब्लड भी ले लोगे तो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी होगा। किसके अंदर? बर्ड्स के अंदर। तो इसके लिए इसको रिचेस्ट ब्लड बोला जाता है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी होगा पर क्यूबिक मिलीमीटर में, या पर यूनिट ऑफ ब्लड में भी बोल सकते हो, जितना लेना हो ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है। क्यों है मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी? मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी इसलिए है क्योंकि बर्ड्स को फ्लाई करना है,
तो फ्लाई करना है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे लग रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट इनको फ्लाइट करना है। इसके लिए लार्ज एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लार्ज एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा तेज होता है, इसलिए इनको लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। आरबीसी ज्यादा चाहिए क्योंकि आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, तो इनका ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसलिए चाहिए क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ये फ्लाइट कर रहे हैं, और इसलिए इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है, इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको आरबीसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीसी होता है, एक यूनिट ब्लड को ले लो चाहे पर क्यूबिक मिलीमीटर में देख लो, मैक्सिमम। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कहानी कि मैंने बताया कि लीवर में भी बनता है आरबीसी वगैरह, बोन मैरो में भी बन रहा है, स्प्लीन में भी बन रहा है, फिर मैंने बोला स्प्लीन में ग्रेवयार्ड भी है, मरता भी है। इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूं अभी क्या कहानी है। एक्चुअली ये कहानी एम्ब्रियो से है, भ्रूण से स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा एक गर्भ में होता है और जब एम्ब्रियो होता है, उस समय एम्ब्रियो की बात कर रहा हूं मैं, फीटस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है? जब बच्चा प्रेगनेंसी का, गर्भ की बात कर रहा हूं मैं, प्रेगनेंसी का जब 2 महीना के आसपास का समय होता है, 0 से लेके 2 मंथ, 2 महीने तक के समय में हमारे गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। 0 से 2 मंथ या 8 वीक्स, 8 सप्ताह तक उसको एम्ब्रियो बोला जाता है, और 8 सप्ताह या 2 मंथ से आगे फीटस के नाम से जाना जाता है। ये आपका गर्भ के अंदर यही कॉन्सेप्ट है, एम्ब्रियो एंड फीटस का। ठीक है, तो एक एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी कहां बनते हैं? तो एक एम्ब्रियो जब मदर के यूट्रस में होता है, मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, तो योक सैक में आरबीसी बनता है। योक सैक, ये पता नहीं होगा क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा योक सैक कहां होती है। योक सैक में आरबीसी बनेगा। एक मदर के गर्भ में जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा तो आरबीसी कहां बनेगा? आरबीसी योक सैक में बनता है। ये हो गया। जब फीटस की बात करेंगे, फीटस मतलब 8 वीक से आगे की बच्चे को फीटस बोलते हैं। तो फीटस में कहां बनता है आरबीसी? फीटस में आरबीसी तो लीवर में भी बनता है, स्प्लीन में भी बनता है, देखो स्प्लीन में बन रहा है, और बोन मैरो में भी बनता है, तीनों जगह बनते हैं, मैंने बोला था। तो लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में बनता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और आफ्टर बर्थ, जन्म होने के बाद, बच्चे के जन्म के बाद आरबीसी केवल बोन मैरो में बनते हैं। तो आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद आरबीसी कहां बनते हैं? आरबीसी प्रोड्यूस इन या मेड इन बोन मैरो। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कैसे कैसे आरबीसी बनता है। जब एम्ब्रियो था तब, फीटस था तब, और ये तो इस स्थानों पे बन रहा है आरबीसी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। और इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको कि बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो, इसकी बात करेंगे, अस्थि मज्जा, ये 2 टाइप के होते हैं। रेड बोन मैरो होता है और येलो बोन मैरो होता है, येलो, पीला। तो रेड बोन मैरो एक्टिव बोन मैरो होता है और येलो बोन मैरो इनएक्टिव होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस समय उसके बोन मैरो सारे एक्टिव होते हैं, यानी रेड बोन मैरो होता है। लेकिन समय के साथ जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे बोन मैरो इनएक्टिव होते जाते हैं, मतलब येलो बोन मैरो होते जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इनएक्टिव होते जाते हैं समय के साथ हमारे बोन मैरो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब एक हार्मोन होती है जो किडनी बनाती है, इराइथ्रोपोएटिन। ये हार्मोन है जो किडनी बनाती है। क्वेश्चन आता है कि किडनी के द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन जो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा दे, तो उस हार्मोन का नाम है इराइथ्रोपोएटिन, जो कि किडनी के द्वारा बनता है। और ये कुछ नहीं करेगा, ये इतना करेगा कि आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। इराइथ्रोपोएटिन हार्मोन किडनी बनाती है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हो गया आपका बेसिक, किसके बारे में? आरबीसी के बारे में, जो आपको बेसिक जानना था, ठीक है ना। आरबीसी के बारे में इतना ही आपको जानना है, ये आपको ध्यान रखेंगे। अब मैं चीज और बता दूं, आरबीसी के अंदर क्या है। अगर मैं साइड व्यू ड्रॉ करूं आरबीसी का, साइड व्यू, तो आरबीसी का साइड व्यू ड्रॉ करूं, ठीक है, ये हो गया साइड व्यू आरबीसी का, आरबीसी का साइड व्यू। इसके अंदर में क्या होगा? हेमोग्लोबिन होगा, ये हेमोग्लोबिन हो गया मान लो,
ठीक है ना। ये हेमोग्लोबिन हो गया, अंदर वाला हेमोग्लोबिन हो गया, ये आरबीसी का साइड व्यू है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैं इसको एक चीज बताता हूं इसमें आपको कि जब इस हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो क्या बनेगा। जब इस हेमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ जाए, ये भी हो सकता है, तो क्या बनेगा। और जब इस हेमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाए तो क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसका नाम होता है, फॉर्मूला बताऊं, Hb4O8, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर CO2 जुड़ गया तो कार्बामीनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं, कार्बामीनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सीजन से जुड़ना चाहिए, और अगर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। CO2 से भी जुड़ता है, ऐसा समय आती है कि CO2 से जुड़ना पड़ता है हेमोग्लोबिन को। जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो Hb4O8 ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलेंगे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलेंगे। जब CO2 से जुड़ जाएगा तो कार्बामीनो हेमोग्लोबिन बोलेंगे। लेकिन आप लोग कंफ्यूज कहां होंगे कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है। तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन तब होता है जब हेमोग्लोबिन CO के साथ जुड़ जाए। आपको पता है हेमोग्लोबिन की एफिनिटी CO से 200 से 250 गुना ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। CO को ज्यादा पसंद करता है। तो CO मिला नहीं कि हेमोग्लोबिन तुरंत जुड़ जाएगा, तुरंत जुड़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बनता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। CO से जुड़ेगा तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ये बनता है, ये नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो ये साइड व्यू है आरबीसी का, ये हेमोग्लोबिन है, किसके साथ जुड़ रहा है, नाम क्या बन रहा है, ये ध्यान रखेंगे, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है ना। तो ये है बेसिक कहानी आज के हेमोग्लोबिन के बारे में जो आपको जानना था। ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, दैट्स वाई मैं बता नहीं रहा हूं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और लगभग 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। आपको पता होगा कि कितना ग्राम में बात करूं तो कितना हेमोग्लोबिन होता है, अगर आप मैं पूछूं तो हेमोग्लोबिन 12 से 16 या 14 से 15 मिलीग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। 14 से 15 बोल दो, 12 से 16 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 14 से 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतना 100 ml का ब्लड लेंगे, इतना हेमोग्लोबिन मिल जाएगा। ये हेमोग्लोबिन की कंटेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। तो ये थी हेमोग्लोबिन की बेसिक जानकारी, और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस हाँ, एक चीज और बता देता हूं कि हेमोग्लोबिन की काउंट अगर बढ़ जाती है, हेमोग्लोबिन की काउंट बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया, साइथीमिया, या इसको इराइथीमिया भी बोलते हैं। हेमोग्लोबिन की काउंट बढ़ चुकी है, हेमोग्लोबिन नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, आरबीसी काउंट बढ़ गई है। आरबीसी काउंट बढ़ गई तो पॉलीसाइथीमिया, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीसी काउंट बढ़ गया तो पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, और आरबीसी कम हो गया तो उसको बोलते हैं थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया बोलते हैं। आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आरबीसी बन ही नहीं रहा है, आरबीसी नहीं बन रहा है, थैलेसीमिया। तो एक प्रकार का अनीमिया है, एक प्रकार का अनीमिया, एक प्रकार का, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और थैलेसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी का काउंट बढ़ जाना, ये कब होगा, नॉर्मली आपको बता दूं, आरबीसी का काउंट कब बढ़ जाएगा, आरबीसी का काउंट तब बढ़ेगा जब आप ऊंचे इलाकों में जाएंगे, हाई हाइट पे जाएंगे, एल्टीट्यूड पे जाएंगे, लेह लद्दाख की ओर जा रहे हैं, हाई हाइट पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन ऊपर जाने पे कम होता है। तो क्या है कि बॉडी को तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उतनी ही है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो बॉडी कि बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, ज्यादा आरबीसी बनाने लगते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ पाए। कम ऑक्सीजन भी है तो हमारे पास आरबीसी ज्यादा है, वो जुड़ जुड़ के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को बॉडी को कंप्लीट कर देंगे, फुलफिल कर देंगे। तो ऑक्सीजन तो हमें बॉडी को तय चाहिए, लेकिन हम जब ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, इसलिए हमारी बॉडी की बोन मैरो लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी का प्रोडक्शन करती है ताकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। हमारे आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, ज्यादा मात्रा में होंगे तो कम ऑक्सीजन भी होगा तो भी वो उतने अमाउंट में ऑक्सीजन को पकड़ लेंगे, और वो हमारे सेल्स और टिश्यू को उतनी ऑक्सीजन पहुंचा देंगे जितना हमारे टिश्यूज को चाहिए। तो आरबीसी ज्यादा होने लगते हैं, इसीलिए ऊपर इलाके वाले एरिया जो होते हैं, लेह लद्दाख वाले हाई हाइट वाले एरिया जो होते हैं, एल्टीट्यूड वाले, वहां पे लोगों के जो गाल होते हैं रोजी चिक्स बोले जाते हैं, लाल लाल गाल होते हैं। आरबीसी ज्यादा हो गया ना, आरबीसी रेड ब्लड, तो आरबीसी ज्यादा होने के कारण रोजी चिक्स होता है, पॉलीसाइथीमिया है। और भी इसमें कुछ कुछ है कारण, कुछ और भी चीजें बताई जा सकती है, बट रिक्वायर्ड नहीं है, अभी ध्यान रखेंगे। थैलीसीमिया, थैलीसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर के आर्मी से भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है, अलेक्जेंडर के आर्मी में था,
और अलेक्जेंडर की आर्मी जब आई थी, राजा पोरस की लड़ाई, बैटल ऑफ हिडास्पेस वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है ना, तो वहां पे इसके कारण ये इंडिया में ये बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर आ गई और ये थैलेसीमिया बीमारी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो थैलेसीमिया के बारे में, आरबीसी फॉर्म नहीं होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आरबीसी नहीं बनता है, आरबीसी फॉर्म्ड नहीं होता है। ये थी बेसिक जानकारी। थोड़ी सी कोशिश करूंगा तो अगले क्लास में थोड़ी बात और बता दूंगा इसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में 2-3 मिनट और लगेंगे, बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई है तो जरूर कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट इन द सेंस कि आप यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, ठीक है ना, कमेंट करेंगे और इन्फॉर्मेशन जो भी आपको लगती है कि कहीं और चाहिए बता सकते हैं, बट मैं उतना बताया हूं आपको कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।